हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुमित जम्बाल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आईटीआरस रहते हैं। जैसे हमारे काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस रहते हैं, चाहे मान लो कोई भी एक स्मॉल बिजनेसमैन हो गया, चाहे एक बड़ा बिजनेस ओनर हो गया, या मान लो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी ने ओपन करी है, चाहे मान लो कोई एक सैलरीड एम्प्लॉय है, मान लो कोई जॉब कर रहा है। तो आपको ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका जो भी प्रोफेशन रहता है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आईटीआर फॉर्म जो रहता है आपको फिल करना होता है। आईटीआर फॉर्म जो रहता है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो रहता है, वो आप खुद भी फिल कर सकते हैं, या तो आप किसी लॉयर या किसी सीए की हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर मान लो आपका ये पर्टिकुलर प्रोफेशन है तो उसके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल किया जाता है। तो आपको हर एक आईटीआर फॉर्म्स जो रहते हैं, आईटीआर 1 टू आईटीआर 7 तक रहते हैं, 7 आईटीआर फॉर्म्स रहते हैं। तो आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके रिगार्डिंग पता होना चाहिए। हम अभी स्टार्ट करते हैं कि सातों जो आईटीआरस रहते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो रहते हैं वो टोटल 7 आईटीआरस रहते हैं। और इनमें सब में डिफरेंस यही रहता है कि जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 रहते हैं ये टोटली सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए रहते हैं। अगर मान लो आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 रह रहे हैं। और अगर आप मान लो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 रहता है। और अगर मान लो आपका आईटीआर 5 जो रहता है वो कोई अगर पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो, जहाँ मान लो आपकी एलएलपी आपने कोई ओपन करी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, तो उसके लिए आईटीआर 5 रहता है। और आईटीआर 6 जो रहता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए रहता है। और आईटीआर 7 जो रहता है वो किसी ट्रस्ट के लिए रहता है, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल कोई भी फर्म है, उसके लिए रहता है ये। अभी मैंने जो आपको बताया ये एक हाईलाइट्स बताई है इन सब चीज़ों की। और अभी मैं इनको थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि जैसे मैंने बताया आईटीआर 1 और आईटीआर 2 जो रहेगा वो एक सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए रहेगा। और उसमें भी कुछ डिफरेंस रहता है आईटीआर 1 और आईटीआर 2 में। जो आईटीआर 1 कर सकता है वो आईटीआर 2 वाला एम्प्लॉय जो रहेगा वो नहीं फिल कर पाएगा। तो उसमें डिफरेंस ये रहता है पहला कि आईटीआर 1 जो रहता है वो सिर्फ इंडियंस के लिए रहता है, कोई एक इंडिविजुअल जो रहेगा वो सिर्फ इंडिया का ही होना चाहिए। और आईटीआर 2 जो रहेगा वो इंडियन एज वेल एज एनआरआई के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जो रहता है उसके लिए भी रहेगा। और सेकंड पॉइंट जो रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला सेकंड, वो रहेगा कि अगर आपकी इनकम जो है वो 50 लाख पर एनम से कम है, अगर मान लो 50 लाख से कम आप कमाते हैं पूरे साल में, तो आप आईटीआर 1 फिल करेंगे। अगर आप 50 लाख से ज़्यादा कमाते हैं और तो फिर आपको आईटीआर 2 फिल करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, मान लो आपके पास कोई पीजी है, कोई विला है, अगर आपने उसको रेंट पे दिया हो, आपकी वहाँ से इनकम आ रही हो, लेकिन आपके पास लेकिन एक ही प्रॉपर्टी हो, देन आप आईटीआर 1 फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं देन आप आईटीआर 2 फिल कर सकते हैं। और अनदर पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा कि अगर आपके पास कोई फैमिली पेंशन आ रही है आपके पास, या कोई इंटरेस्ट आ रहा है, अगर आप मान लो बैंक में भी अपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ से भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे आपके पास कोई डिविडेंड आ रहा है, तो आईटीआर 1 फिल करेंगे। एंड आईटीआर 2 में भी सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन केस रहता है, वो रहता है अगर मान लो आप कोई लॉटरी से अगर प्राइस जीतते हैं तो उसमें आईटीआर 2 फिल करते हैं आप। एंड आईटीआर 1 जो रहता है मैंने बताया था वो सिर्फ इंडियंस के लिए रहेगा। फॉरेन कोई भी इनकम रहेगी, अगर मान लो आप कोई फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए सिर्फ आईटीआर 2 ही रहेगा। तो ये आईटीआर 1 और 2 में मैंने डिफरेंस बता दिया। अभी आईटीआर 3 और 4 में आपको डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि एक मिडिल क्लास मैन और एक अपर मिडिल क्लास मैन जो रहते हैं ज़्यादातर वो आईटीआर 1 टू आईटीआर 4 तक ही फाइल कर पाते हैं। बाकी फिर उससे बड़े जो फर्म आ जाती है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो गया या एलएलपी, फिर वो अलग अलग रहते हैं, 4 5 6 रहते हैं वो उनके लिए। तो अभी मैं 3 4 का बता देता हूँ आपको। 3 4 जो रहता है, 3 जो रहता है वो एक बिग बिजनेस के लिए रहता है, और 4 जो रहता है एक स्मॉल बिजनेस के लिए रहता है। और 3 में ये रहता है कि आपकी जो इनकम रहेगी वो 50 लाख पर एनम से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे 2 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए आईटीआर 3 में। और आईटीआर 4 में जो रहेगा कि आपकी इनकम जो रहेगी वो 50 लाख से कम रहेगी। और इसमें भी एक ट्विस्ट रहेगा, क्योंकि एक स्कीम आई है इसमें आईटीआर 4 में जो कि आईटीआर 3 में नहीं है। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम है ये वाली, और इसमें जो आपकी इनकम रहेगी वो आपकी 2 करोड़ तक भी जाती है। मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन आप मान के चलिए कि आईटीआर जो 3 रहेगा उसमें इनकम जो रहेगी वो 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और आईटीआर जो 4 रहेगा उसमें 50 लाख से कम होनी चाहिए इनकम। और आईटीआर 3 जो रहेगा वो इंडियन और एनआरआई दोनों भर सकते हैं, और आईटीआर 4 जो रहेगा वो सिर्फ सिर्फ इंडियन ही भर पाएगा। एंड आईटीआर 3 जो रहेगा इसमें 3 टाइप की बिजनेस जो रहते हैं बिजनेसमैन वो कर सकते हैं। पहला जो रहता है वो रहता है प्रोप्राइटरशिप।
और सेकंड जो रहता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहती है। एंड थर्ड वन हो गया कि आपको कोई भी प्रोफेशन है, मान लो आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसी के रिगार्डिंग बिजनेस की सर्विसेज अगर आप दे रहे हैं तो आप ITR 3 में फाइल कर सकते हैं। और ITR 4 में भी सेम ये चीज़ रहती है, लेकिन उसमें एक एडिशनल पॉइंट रहता है, वो रहता है पार्टनरशिप फर्म रहती है। अगर आप कोई पार्टनरशिप भी कर रहे हैं तो आप ITR 4 में वो जा सकते हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक डिफरेंस बता रहा था कि ITR 4 में जो रहता है एक प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम रहती है ये वाली। इसमें ये हेल्प करती है छोटे बिजनेसमैन को रहती है, चाहे मान लो आपने कोई होटल ओपन कर लिया, चाहे क्लॉथिंग स्टोर ओपन कर लिया है, चाहे डिफरेंट कोई भी छोटा आपने कोई बिजनेस ओपन किया, उसमें ये रहता है कि जैसे मैंने एक पॉइंट बताना आपको भूल गया, सॉरी, उस पॉइंट का ये था कि ITR 3 जो रहेगा वो आपको CA से ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया इनकम जो रहती है वो काफ़ी हाई रहती है, तो आपका जो भी लेन देन रहता है वो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी रहता है। ITR 4 में करवाना कंपलसरी नहीं रहता, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए रहते हैं। और इसमें 3 टाइप की स्कीम्स रहती है। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम जो रहती है उसमें 3 सेक्शंस रहती हैं। पहली सेक्शन जो रहती है 44AD रहती है। सो 44AD जो रहती है वो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए रहती है, जो मैंने बताया कि हाँ क्लॉथिंग स्टोर हो गया या डिफरेंट स्मॉल बिजनेस है। इसमें ये रहता है कि अगर आपकी इनकम जो रहती है एक्ससीड नहीं करती है 2 करोड़ से, अगर मान लो 2 करोड़ या उससे कम रहती है, तो आपको इस सेक्शन 44AD के अंदर आप आते हैं। और इसमें बेनिफिट आपको यही रहता है सबसे ज़्यादा कि आपको जो टैक्स रहता है वो आपको टोटल इनकम पे देना पड़ता है, ना कि प्रॉफिट पे देते हैं हम। जैसे काफ़ी स्लैब्स बनी होती है ना कि 2.5 तक कोई टैक्स नहीं रहता है, 2.5 से लेके 5 LPA तक 5% रहता है, 5 LPA से लेके 7.5 LPA तक 10% हमें देना पड़ता है। ऐसे स्लैब्स बनी रहती है, मैक्सिमम 30 तक स्लैब्स रहती है, 30% तक आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा इस स्कीम के अंदर। जो 44AD है जो सेक्शन, इसमें ये रहेगा कि आपकी जो भी टोटल इनकम रही, मान लो आपका कोई रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, जो कोई भी बिजनेस XYZ, उसमें आपकी टोटल टर्नओवर जो रहती है वो रहती है 1 करोड़ रहती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आप इसी सेक्शन के अंदर अपना टैक्सेशन करवाते हैं तो आपको 1 करोड़ में से 6% जो रहेगा वो हमें देना पड़ेगा अपना। और अगर आपकी डिजिटल पेमेंट होती है, अगर मान लो बैंक्स के थ्रू रहती है, तब आप 6% दीजिए। अगर आप कैश के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं पूरा, तो फिर आप 8% जो हमें उसका आप जो भी प्रॉफिट टर्नओवर रहेगा उसका आप 8% हमें दे दीजिए। तो ये सेक्शन 44AD रहेगा। अभी सेक्शन 44ADA रहेगा। ADA जो रहता है वो प्रोफेशनलिस्ट के लिए रहता है। जैसे मैंने बताया ना, प्रोफेशंस होते हैं, जैसे इंजीनियर हो गया, लॉयर हो गया, CA हो गया, डिफरेंट प्रोफेशन है। अगर इनका खुद का बिजनेस चल रहा है तो इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि आपका जो भी इनकम रहेगी, मान लो आपका 1 करोड़ की इनकम है, तो आप गवर्नमेंट को ये बता सकते हो, आप 50% अपनी इनकम शो कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स दे सकते हो। मान लो 1 करोड़ आपका टोटल इनकम आई है और आप गवर्नमेंट को बता सकते हो कि हाँ हमारा 50 लाख इनकम है, और आप 50 लाख के अकॉर्डिंग ही आप जो टैक्स बनता है आपका 30% या जितना भी स्लैब्स रहती है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो ये एक बेनिफिट रहता है आप लोगों को। आप 1 करोड़ के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हो आप टैक्स वगैरह, आप सिर्फ उसके 50% से ही दे रहे हो आप टैक्स। तो ITR 4 में ये रहता है, ये छोटे जो बिजनेसमैन रहते हैं उनके लिए। और एक लास्ट सेक्शन जो रहती है वो रहती है ITR सेक्शन 44AE जो रहती है, ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए रहती है। तो जैसे काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, जैसे कोई बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं, चाहे स्मॉल ट्रक्स रहते हैं, तो उनके लिए रहती है कि अगर आपके पास कोई भी व्हीकल्स हैं, अगर 10 से ज़्यादा व्हीकल्स हैं तो आप इस स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। अगर 10 से कम व्हीकल्स हैं आपके पास तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। तो आपको आई होप कि समझ आ गया होगा ITR 3 एंड ITR 4 का डिफरेंस। एंड अभी ITR 5 की बात करते हैं। ITR 5 मैंने बताया था कि एक पार्टनरशिप फर्म्स रहती हैं, चाहे LLP हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई बैंक हो, उसके लिए जो रहती है ये ITR 5 रहती है। और इसमें 2-3 टर्म्स और भी आती है। AOP हो गया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एंड BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो इसी के अंदर, जो फर्म्स रहती हैं वो इसी के अंदर रजिस्टर कर सकती हैं। अभी ITR 6 जो रहती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, जहाँ वो कंपनीज रहती हैं जो मान लो रिलीजियस हो गया, चाहे चैरिटेबल जो भी चल रही हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको मान लो प्रॉपर्टीज़ जो रहती हैं वो देती हैं, वो अपनी रेंट पे देती हैं, तो वहाँ से जो बिजनेस आता है तो वो भी ITR 6 के लिए रहता है। और ITR 7 जो रहता है वो मैंने बताया ट्रस्ट हो गए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, जहाँ मान लो कोई चैरिटी होगी, चाहे मान लो कोई यूनिवर्सिटी होगी, चाहे मान लो साइंटिफिकली रिसर्च कोई सेंटर्स हो गए, तो उन्हीं के लिए अगर आपके पास ऐसे सेंटर्स वगैरह हैं तो आप फिर ITR 7 आप फाइल कर सकते हो। तो ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया आपको ITR 1 to ITR 7। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो आप हमारा चैनल जो रहेगा उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।